कि बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखता है उससे बहुत ज्यादा गरीब और बदहाल इन रियलिटी हकीकत में है। मेरी जो जाति है, न मेरी वो ताकत है न मेरी वो कमजोरी है। प्रसाद को फेंक दिया? हाँ, ऐसा देखा। नहीं, हम लोग प्रसाद को फेंकने वाले लोग नहीं हैं। आप दिन में इतनी बार टीका लोग लगाते हैं कि पूरा ये जो फोरहेड है वो छिल जाता है। हम लोग वो लोग हैं जो अपनी तैयारी से कभी संतुष्ट नहीं है। कितना भी पढ़ लें, एग्जाम के समय ऐसा ही लगता है कि कुछ और अगर समय मिलता और पढ़ लेते। हेलो नेताजी में आज का पूरा दिन प्रशांत किशोर यानी बिहार की पॉलिटिक्स के नए चेहरे के साथ। अभी वो है गोपालगंज में, वहां से उनका रोड शो मोतिहारी तक का है। चलिए चलते हैं उनसे मिलने। फिलहाल हम गोपालगंज में हैं, यहाँ के एक होटल में। यहीं से इनके दिन की शुरुआत होगी। यहाँ से ये रोड शोज करेंगे, लोगों से मिलेंगे और पैदल यात्रा भी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पीसी चल रही है। पीसी इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ के उनके कैंडिडेट ने विथड्रॉ कर लिया है। चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। गोपालगंज से जन स्वराज की ओर से अनूप जी चुनाव लड़ रहे हैं। पीसी के बाद पीके ने कुछ क्लोज डोर मीटिंग्स करी और अब निकल चुके हैं रोड शो के लिए। आगे चल के इस रोड शो में उन्हें मनीष कश्यप भी ज्वाइन करेंगे। को वापस जाकर फैक्ट्रियों में गुलामी नहीं करनी है, मजदूरी नहीं करनी है, तो अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, अपने गांव में सब लोगों को जगाइए और उनको ये सुनिश्चित कीजिए कि इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ पलायन बंद करने के लिए पड़ना चाहिए। बिहार से बेरोजगारी वो तो 500 रुपये देम नाश्ता कराए। शाम हो गया है, लगातार प्रशांत किशोर का ये काफिला आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर जगह जगह पर लोगों से मिल रहे हैं, वेव कर रहे हैं और कुछ कुछ दूर पे इनके प्रत्याशी आते हैं, इन्हें ज्वाइन करते हैं और फिर जब ये काफिला आगे की ओर जाते हैं तो वो उतर जाते हैं और फिर वहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं वो इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। अब हम आगे चलेंगे, प्रशांत किशोर से बात करेंगे। रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं। पीके अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी रोड शो करने के बाद, कुछ क्लोज डोर मीटिंग्स के बाद अभी इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक रणनीतिकार का चुनाव प्रचार कैसा रहा पीके। सामान्य दिन है, दिन भर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको वो सारी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 3 साल में उनको बताने का प्रयास किया है कि कैसे बिहार की बदहाली, उनकी अपनी परेशानी, उनके बच्चों की जो दुर्दशा है उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। फैसले की घड़ी है तो उनको एक बार से रिमाइंड कर रहे हैं फिर से आके। आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनमें से भी 4-5 ने विड्रॉ कर लिया। ये पार्टी में पलायन क्यों हो रहा है पीके, ऐसा क्यों हो रहा है? 243 लोगों में 2-3 ऐसे लोग हैं जो उस दबाव में जिन्होंने नॉमिनेशन वापस लिया है, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर वो 3-4 लोगों को हटा भी दें तो भी बिहार में अकेले अपने दम पर सबसे ज्यादा सीट पर जनसुराज ही लड़ रहा है। तो उससे 2-4 लोगों के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा दिख रहा है। वो उम्मीदवारों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में कोई उनका प्रतिद्वंदी सामने खड़ा ही ना हो। इस चुनाव में जन स्वराज की जो तैयारी है उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हम लोग वो लोग हैं जो अपनी तैयारी से कभी संतुष्ट नहीं है। कितना भी पढ़ लें, एग्जाम के समय ऐसा ही लगता है कि कुछ और अगर समय मिलता और पढ़ लेते। हम लोगों ने 3-3.5 साल मेहनत करी है, ईमानदारी से प्रयास किया है, तो निश्चित तौर पर जब सामने चुनाव है तो एंक्सियसनेस भी होगी और मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे कोई डर नहीं है या मुझे चिंता नहीं है तो वो गलत होगा। क्या ऐसा मुमकिन है आपके लिए कि बिहार को एक शब्द में कुछ डिस्क्राइब करके बताएं हमें? एक शब्द में तो बिहार बिहार ही है, लेकिन अगर एक पंक्ति में बताऊं तो मैंने जो पहले भी कहा है कि बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखता है उससे बहुत ज्यादा गरीब और बदहाल हकीकत में है। तो आंकड़ों में आपको दिखता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, लेकिन जब आप जमीन पर जाएंगे तो आपको वो बदहाली, वो गरीबी, वो तंगहाली, वो परेशानी कहीं ज्यादा दिखेगी क्योंकि वो रियलिटी है। आंकड़े कई बार उस चीज को पूरी तरीके से बयान नहीं करते हैं जो कि हकीकत है। आंकड़े ये बताते हैं कि लोगों को 400 रुपया पेंशन मिलता है। आंकड़े ये नहीं बताते हैं कि 400 रुपए में इस महंगाई के जमाने में लोग जीवन अपना कैसे बिताते हैं।
जब आप बिहार को जाकर नजदीक से देखेंगे, जमीन पर देखेंगे, तो उन चीजों की समझ आपकी बनती है। इस पूरे पॉलिटिक्स को जब आप देखते हैं भारत की, क्या एक चीज है जो आपको लगता है कि ये जरूर बदल जानी चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं जो कि बदलनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में जो डायनेस्टी है और जो सरनेम का प्रभाव है, अगर समाज की ये समझ हो जाए, उसको हटा दिया जाए, वो हट जाए, उसका प्रभाव कम हो जाए, तो उससे बेहतरी आएगी। जैसे अगर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ऐसा होता कि गावस्कर के लड़के ही क्रिकेट खेलेंगे, तो हम लोगों ने कभी सचिन तेंदुलकर को नहीं देखा होता। अगर ये हो जाए कि सचिन तेंदुलकर का लड़का ही इंडियन क्रिकेट टीम में खेलेगा, तो आपने विराट कोहली को नहीं देखा होगा, सूर्य कुमार यादव को नहीं देखा होता। पॉलिटिक्स में धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि सिर्फ नेताओं के बच्चे ही आकर राजनीति कर रहे हैं ज्यादातर। उससे जो मेरिटोक्रेसी है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है और लोकतंत्र उससे कमजोर होता है। तो अगर एक चीज हटानी हो तो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में, उसको हटाना चाहेंगे। पीके, आप भी बहुत चिढ़ जाते हैं अगर आपको कोई प्रशांत किशोर ना कह के पांडे बुला देता है। चिढ़ने और खुश होने की बात नहीं है। मेरी जो जाति है, ना मेरी वो ताकत है, ना मेरी वो कमजोरी है। मेरा नाम है प्रशांत किशोर, तो अगर आप उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो वो आपके पूर्वाग्रह को दिखाता है, आपके जातीय नजरिए को दिखाता है, जातियों को लेकर आपके नजरिए को दिखाता है, क्योंकि मेरा नाम नहीं है। एक वीडियो मैंने देखा, जब आपको प्रसाद दिया गया तो आपने उस प्रसाद को फेंक दिया, जब आपको टीका लगाया गया तो आपने टीका को साफ कर दिया अपने माथे से। प्रसाद को फेंक दिया? हाँ, ऐसा देखा। नहीं, हम लोग प्रसाद को फेंकने वाले लोग नहीं है। टीका तो क्या है कि आप दिन में इतनी बार टीका लोग लगाते हैं, क्योंकि जहां आप जाएंगे तो महिलाएं टीका लगाती हैं। सिर्फ मंदिरों में लोग टीका नहीं लगाते, दिन में 25-30 बार लोग टीका लगाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उसको साफ करना पड़ता है। अगर आप साफ नहीं करेंगे तो जब पहले से टीका लगा रहता है और उस पर दोबारा कोई टीका लगाता है तो कट जाता है। ये व्यवहारिकता है। पीके, आप बिहार में रहे, आपका बचपन यहाँ गुजरा, तब का बिहार और अब का बिहार किस तरीके से देखते हैं? तब के बिहार और अब के बिहार में अगर जीने के नजरिए से देखेंगे तो दो चीजों में आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। एक तो हम लोग जब बच्चे थे यहाँ, तो यहाँ बिजली नहीं थी। 7-8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कभी बिजली आती थी तो लगता अच्छा बिजली आज 1 घंटे के लिए आई। और दूसरा, सड़कों की स्थिति डेफिनेटली सुधरी है। पहले बिहार में जब हम लोग व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप, एक जगह से दूसरे जगह जाना इतना सहज नहीं था जितना आज है। तो कम से कम नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सुधार हुआ है। हालांकि ग्रामीण सड़कों में बहुत सुधार नहीं है। सड़कों की बात से मुझे याद आया कि जब आप सड़कों पे चल रहे होते हैं, भीड़ उमड़ पड़ती है पीछे। ये जो भीड़ है, आपको लगता है कि बाकी पॉलिटिकल रैलीज में भी इनको बुलाया जाता है किसी तरीके का पैसे का लालच या किसी तरीके की और लालच देके? बिहार में पैसा देकर रैलियों में लाने का, लोगों को लाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। कई राज्यों में ऐसा है, बिना पैसा लिए लोग नहीं आते हैं रैलियों में। आपको 500-1000 रुपए उनको एक तरह से फॉर लॉस ऑफ वेज या टाइम के लिए आपको देना है। बिहार में ये कल्चर ही नहीं है। आज मैं एक महिला से मिली आप ही की रैली में, उनका यही कहना था और उनके साथ के 2-4 लोगों का ये कहना था कि हमें 500 रुपए और नाश्ता देने का वादा करके लेके आए। मैंने यही आपको कहा, कई बार मीडिया वाले किसी ऐसे एक महिला को पकड़ लिया, किसी एक आदमी को पकड़ लिया, उसका लिया, भाई मैं तो 500 रुपए दे के आया हूँ। संभव है कि अगर 10,000 लोग हैं उसमें 5 लोग ऐसे मिल जाए, लेकिन जनरल ट्रेंड के तौर पर पार्टी की ओर से कि भाई ये पैसा लो, 10,000 आदमी को लाने के लिए आपको 500 रुपए दिए जा रहे हैं, 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ जनसुराज तो नहीं करता है, दूसरी पार्टी भी नहीं करती यहाँ बिहार में। प्रशांत किशोर, बचपन में स्कूल में जब थे तो कैसे थे? स्कूल में कैसे थे आप? पढ़ाई में कैसे थे आप? ठीक थे बस, अब अपने से क्या कहें, बस ठीक थे। पढ़ने में कोई कमजोर तो नहीं थे, अच्छे ही थे। 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन के दरमियान ये गैप रखा एक। जी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी 2 साल। पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर पेरेंट्स ने समझाया, फिर वापस गए, पढ़ाई करी। आप यूनाइटेड नेशंस में गए, वहाँ पे जब आप पहली बारी गए, किस चयन, आपका पूरा चयन प्रक्रिया क्या था, वहाँ पहुंचे कैसे? चयन प्रक्रिया तो यूएन की जो अपनी वैकेंसीज निकलती हैं उसके अगेंस्ट आप सिलेक्शन प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही फॉलो करके लोग वहाँ पहुँचते हैं। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएशन? हैदराबाद। मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, फिर पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई। आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ में पहला अपना काम का अनुभव किया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक दोस्त के नाते आप उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन में भी थे, आपकी बहुत अच्छी बातचीत भी थी। क्या ऐसी 2 चीजें होंगी जो आप उनसे सीखना चाहेंगे और क्या ऐसी 2 चीजें होंगी जो आप कतई उनसे अपोज करते हैं, उस चीज को आप बिल्कुल देखिए दरकिनार करेंगे? उनके साथ काम किया तो आई थिंक मैंने पहले भी ये बताया हुआ है कि हर वो व्यक्ति जो ऊंचाई पे है उसमें कुछ तो खूबी होगी, कुछ क्वालिटी होगी, तभी वो वहां पहुंचा है। तो अगर 2 चीजें मैं कहूं तो मोदी जी इज ए वेरी गुड लिसनर। तो अगर मुझे कुछ सीखना हो तो आई वुड लाइक टू बिकम ए बेटर लिसनर। और सेकंड चीज कि वो बहुत अनुशासित है।
क्वाइट डिसिप्लिन्ड, वो वही करते हैं जो उनकी करने की इच्छा है। जो चीज़ मैं नहीं लेना चाहूँगा, मैंने पहले ये बात कहा हुआ है कि मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके पास पावर आता है, जब आप सत्तासीन होते हैं, राजा की तरह राजा के पोजीशन में है, तो आपको बेनोवेलेंट होना चाहिए, आपको उदार होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लैक ऑफ बेनोवेलेंस है उनमें, वो चीज़ मैं नहीं लेना चाहूँगा। आपकी लव स्टोरी पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं आप? पहली बार जब आप मैम से मिले, कब, कैसे, किस तरीके से? बस मिले जैसे सामान्य लोग मिलते हैं। हैदराबाद में मैं पढ़ता था, वहीं पे मुलाकात हुई और उसके बाद हम लोग साथ में रहे और साथ में दोस्ती हुई, फिर आगे जाके शादी कर ली। She says that you are short tempered. आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं। हाँ। हाल फिलहाल किस पे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे? वो दिन में 4 बार होते हैं। आज किस किस पे हो गए? सिचुएशंस पे होते हैं, व्यक्तियों पर होते हैं, जो हमारे साथ लोग काम करते हैं उस पे नाराजगी होती है। आई हैव टू वर्क ऑन इट। आई शुड नॉट लूज माई टेम्पर एज मेनी टाइम्स एज आई डू, लेकिन इट्स अ शॉर्टकमिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन। आपने लालू प्रसाद यादव के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताया है पहले से ही, लेकिन अभी जो उनकी सिचुएशन है और नीतीश कुमार जी की जो सिचुएशन है, बिहार में ये दोनों नाम पहले पीक पे होते थे और अब दोनों कहीं ना कहीं दे आर सेटिंग डाउन और उनके जो बच्चे हैं वो सामने आ रहे हैं। और आप हमेशा कहते थे कि वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ लालू प्रसाद के बेटे, अगर तेजस्वी की बात हो और उसी तरीके से निशांत की बात हो तो आप क्या देखते हैं? पहले तो आपने बिल्कुल गलत कंपैरिजन किया। नीतीश कुमार के बच्चे जो लड़के हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं है। जहां तक पीक पर होने और नहीं होने की बात है तो लालू जी और नीतीश कुमार और 2 और लीडर जो अब इस दुनिया में नहीं है, सुशील कुमार मोदी जी और रामविलास पासवान जी। पिछले 30-40 सालों में बिहार की राजनीति में 4 बड़े चेहरे रहे हैं। 2 लोग तो अब इस दुनिया में नहीं है और 2 लोग राजनीतिक और अदरवाइज लाइफ के 4th स्टेज में हैं। तो नेचुरली वो थोड़ा डिक्लाइन उनकी सक्रियता में, उनके प्रभाव में, उनके इन्फ्लुएंस में होगा ही। आप शराबबंदी के खिलाफ हैं, आप चाहते हैं कि शराबबंदी ना हो। आपको नहीं लगता कि महिलाएं बहुत परेशान हो जाएंगी अगर उनके घर पे इस तरीके से मारपीट की सिचुएशन? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया में शराबबंदी नहीं लागू है। जिसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है इसलिए कि वहाँ पे शराब बिक रही है। सिर्फ बात शराबबंदी की नहीं, आज शराब को लेकर सरकार कानून बना रही है, कल आपके कपड़े पहनने पर सरकार कानून बना सकती है, परसों आपको कहेगा कि नहीं ये धर्म, इस देवता का पूजा करोगे तभी सही होगा, वरना तुमको पकड़कर जेल में डाल देंगे। तो जो व्यक्ति की अपनी राइट्स हैं जो संविधान के द्वारा दी गई हैं, उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, सो लॉन्ग इट इज नॉट अफेक्टिंग द लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे बिहार में जो सीएम आपके अलावा बेस्ट सीएम का चेहरा कौन हो सकता है इलेक्शन 2020? जिसको जनता चुन दे वही हो। कोई ऐसी फनी चीज जो आपके बारे में किसी को नहीं पता हो? आई लाइक टू डू नथिंग, बट यू हैव बीन my डूइंग time a pass. lot of things. but I like to do nothing. Thank you so much for Thank having us here. Thank Thank you.